ओजस्वी जो स्पीच हुआ यहाँ पे, और इनके बारे में प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी के बारे में जब आप लाइव वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाएंगे तो पार्लियामेंट के गलियारे में जितने भी स्टाफ हैं उनको भी पता है कि राकेश सिन्हा जी के बारे में पूछेंगे तो वो बताते हैं स्टाफ की वो PLB में होंगे, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होंगे। तो पढ़ने लिखने में इतना समय लगाते हैं, पार्लियामेंट में जाके वहाँ भी लाइब्रेरी में अक्सर वहीं पाए जाते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे हम चीफ गेस्ट, उनका एक अभी TV डिबेट है कोई चैनल पे, यही इसी प्रांगण में है, फिर दोबारा पुनः आपके बीच आएंगे। सर 10 मिनट मैं एक आंसर देंगे। हमारे बीच में विनीत वत्स जी हैं जो कि आप नगर प्रमुख हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से। आपसे मैं आग्रह करूँगा विनीत जी आप प्लीज आए और सर का स्वागत करें। सर का जो है तो मोमेंट देकर एक मोमेंट। सर आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के यहाँ आया और ये जो हमारा टॉपिक है आज आपने सरकार का जो पक्ष रखा, सरकार क्या कर रही है। अब हमारे बीच बहुत धन्यवाद, हमारे बीच श्री आमोद कंठ जो ज्वाइंट CP रिटायर्ड IPS DGP सॉरी DGP होके तब आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप 34 साल पुलिस सर्विस में रहे और 34 साल ही आपके NGO प्रयास की अपने स्थापना की और प्रयास में आपका सेवा देते रहे समाज की। तो आपकी जो सो दोनों पक्ष, दोनों एक गवर्नमेंट में पुलिस प्रशासन में भी आपका अनुभव लंबे समय तक अनुभव रहा, साथ साथ समाज के बीच और खास करके बच्चों के लिए प्रयास जो जुवेनाइल बच्चों के लिए जो आपने काम किया है वो पूरे दुनिया में आपकी तारीफ इस मामले में हुई और पूरे विदेशों से भी टीम आती है। हम लोग भी जब गए आपके संस्था में तुगलकाबाद सेंटर पे तो वहाँ विदेश के काफ़ी लोग मिले जो कि वहाँ स्टडी करने और रिसर्च करने के लिए आते हैं। आप एज ए स्पेशल गेस्ट इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं और आप अपने जो अनुभव है उसके साथ साथ जो भी चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल लीडर जो भारत बनने जा रहा है उसके बीच जो चैलेंजेस है उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा शंकर आपको इंद्रप्रस्थ विचार मंच के लिए। आपके से बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। राजीव जी सभी बधाई के पात्र हैं कि एक, हालांकि मंच पे राजनीति से जुड़े हुए बहुत खास लोग मौजूद हैं, सारे लोग, लेकिन ये चर्चा एक विषय ऐसा है जिसपे कि गैर राजनीतिक चर्चा ही होनी चाहिए। राकेश कुमार जी ने, सुजीत जी ने, गोपाल जी ने बहुत गहराई से उस बात को बढ़ाया जिसकी चर्चा आज हो रही है कि भारत कैसे विश्व गुरु ही नहीं बल्कि विश्व शक्ति बन चुका है। उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। और सियाराम जी, अक्षय जी आप भी मौजूद हैं, आपकी बात मैं सुनूंगा यहाँ पे। मित्रों, मैंने पहले ही कहा था शंकर जी को कि हो सकता है कि मैं चैलेंजेस की बात करूँ और ये अच्छा हुआ कि हमसे पहले राकेश जी ने, सुजीत जी ने, गोपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि भारत कितना महान हो चुका है और कितनी बड़ी ताकत भारत बन चुकी है। ये इमर्जिंग पावर नहीं है, ये इमर्ज हो चुका है और इसमें कहीं किसी को शक नहीं है। जैसा आपने बताया, सुजीत जी आपने बताया और राकेश जी ने बताया कि इसको इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति है। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स आल्सो, व्हिच वाज नॉट डॉक्टर। सबसे बड़ी सामरिक शक्ति है, नंबर 2 पे आती है भारत देश। और फिर पांचवी
आर्थिक शक्ति बन चुकी। और जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो आज के प्रधानमंत्री हैं या जितने लोग आते जाते रहे, इन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल लेवल पे यानी राजनीतिक स्तर पे भारतवर्ष को उस जगह पर स्थापित कर दिया है जहाँ से देश नीचे नहीं आएगा, आगे ही बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज सबसे आश्चर्य है कि सुजीत जी जो दूसरी पार्टी के हैं, ये सत्ता के नहीं है दिल्ली में, इनकी सत्ता कहीं और है, इन्होंने भी बहुत खुल के प्रशंसा की और बताया कि भारत इतना महान है। इससे साबित होता है कि ये महानता जो भारत की है ये किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए। हम सभी वी आर प्राउड ऑफ इट। ये फील करना हर आदमी के लिए कि भारतीय होना ही अपने आप में बड़ी बात है। और मित्रों, हम जैसे लोग जब कहीं बुलाए जाते हैं जिनके जीवन में दो अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग आयाम हैं, और जब इतनी चर्चा हो चुकी है विषय पे और आपने सही क्या प्रेम शंकर चैलेंजेस की बात, तो मैं पुलिस में था 34 साल, बहुत मौका मिला पुलिस में हर ढंग के परेशानियों को झेलने का, चाहे वो नवंबर 1984 राइट्स हो या बहुत सारे झगड़े हों, राजीव गांधी केस, ललित मागन केस, जनरल गांधिया केस, जस्का लाल केस, BMW केस, ललित मागन केस, ये तमाम केसेस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मौका मिला मुझे, और तो हमने राइट्स देखे तो पुलिस को और पुलिस के पूरे तंत्र को यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। और चूंकि ये एक ऐसी चीज है, किसी देश का जो कानून होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी राकेश जी ने, उन्होंने बताया, राकेश जी ने कहा कि करीब 1500 कानून जो बेकार कानून थे उनको छोड़ दिया गया। जब उन्होंने बात चर्चा की तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि थोड़ी दिक्कत है, यहाँ वकील बहुत सारे बैठे हुए हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे भागीदारी हैं, और आप जानते हैं कि लीगल सिस्टम में दो ढंग के वकील होते हैं, या तो प्रोसिक्यूटर होते हैं, डिफेंस में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स होते हैं हमारे समान, या जजेस होते हैं, और करेक्शनल सिस्टम या दूसरी तरफ एक जेल होते हैं। तो ये जो अलग अलग विंग्स हैं, मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग विंग्स हैं, इनके बारे में हाल मैंने किताब लिखी है, ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया है मेरी किताब, उन्होंने 2 किताब पब्लिश की है। एक का नाम था खाकी डस्ट स्टॉर्म, यानी तूफान के बीच खाकी का क्या रोल होता है, और दूसरी किताब का नाम जो हाल में पब्लिश हुआ, आप अमेज़न में देख सकते हैं जाके, खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, यानी टूटे हुए पंखों के बीच, टूटे हुए तंत्रों के बीच खाकी क्या कर रही है, खाकी का रोल क्या है पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस एक ओवरआर्चिंग बॉडी है, इसको देखना पड़ता है। मैं उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा जो मैंने 34 साल देखा या किया, मैं बस एक मोटी बात कहना चाहूँगा। काश कि राकेश जी भी होते और गोपाल जी भी होते तो मेरी बात सुनते, लेकिन सुजीत जी आप बता दीजिएगा, उनको बता सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतवर्ष की पूरी जो न्यायिक परंपरा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या लीगल सिस्टम, इसमें एक भयानक विरोध है, और उस विरोध को हम तो ठीक नहीं कर पाएंगे, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लोग वकील नहीं कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते हैं, जुडिशरी थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन कर सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता है। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भारतवर्ष, सबको मालूम, और 1857 के बाद क्राउन ने टेक ओवर किया। जो सही सरकार आई, ब्रिटिश सरकार आई, वो 1857 के बाद आई, यानी क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। और जब टेक ओवर किया तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का, बहुत ही चालाक और बहुत तेज एक महान एक शास्त्री था, कानूनविद था, और सभी जानते हैं थॉमस बेनिंगटन मैकॉले, सब लोग जानते हैं मैकॉले को, सभी जानते हैं। मैकॉले और उसके मित्रों ने मिलकर के एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रिएट किया, वो इसलिए नहीं किया कि भारत आजाद कभी हो जाएगा और इसके इस्तेमाल होगा, या भारत के लोगों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए, या उनमें विकास लाने के लिए, ये तमाम चीजें मैकॉले ने नहीं लाया था यहाँ, उसने एजुकेशन दिलाया। मैकॉले ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतवर्ष की कानूनी परंपरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या लीगल सिस्टम और एजुकेशन, दोनों का जो जनक था मैकॉले था, और इन दोनों ने एक बुनियादी परेशानियां पैदा कर दी इस देश की। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंडियन पिनल कोड, CRPC, एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट, ये आधार है, और ये आधार ऐसे हैं कि ये बदलेंगे नहीं। ये इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आर्किटेक्चर है, और इस आर्किटेक्चर से आप निकल नहीं सकते।
और यही वजह है कि आज तक उनको बनाया गया था भारतवर्ष को सब्जुगेटेड रखने के लिए। तो हमारा पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है, पूरा एक लीगल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर काम करता है। और यही कारण है कि बहुत साल से हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, पुलिस रिफॉर्म्स किया है। 1996 से लेके 2006 तक सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई, आप जानते हो प्रकाश सिंह हमारे सीनियर थे पुलिस के, उन्होंने एक बहुत पावरफुल जजमेंट दिलाया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और उस जजमेंट के मुताबिक पुलिस में रिफॉर्म्स होना चाहिए, कोशिश की गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो अब मैंने देखा 34 साल में, कि ये रिफॉर्म आ भी जाते हैं तो भारतवर्ष के कानूनी तंत्र में कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें, कॉस्मेटिक बातें। जब तक कि ये आर्किटेक्चर जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, लोकल स्पेशल लॉज 1860s के और पुलिस एक्ट में जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा, हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों इस बात को कि हाल में प्रधानमंत्री भी चर्चा कर रहे थे और जस्टिस चंद्रचूड़ भी चर्चा कर रहे थे। बात हो रही थी कि 5 करोड़ केसेस भारतवर्ष में, 5 करोड़ केसेस, और ये चारों तरफ से टूट रहा है धन। और हमारे जेल में करीब 76% वो लोग रहते हैं जो लोग प्रोसिक्यूटेड होते हैं, यानी उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल बिजनेस होते हैं हमारे जेल में अधिकतर। तो ये लोग जो रह रहे हैं, और जिस ढंग से हमारे यहाँ पूरा तंत्र चल रहा है, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसकी आवश्यकता भी है कि उसमें हम परिवर्तन लाएं। दूसरी तरफ अगर आप आगे बढ़ें तो भारतवर्ष का संविधान एक ड्रीम डॉक्यूमेंट है, आई कॉल इट ड्रीम डॉक्यूमेंट। संविधान में हर वो चीज़ धीरे धीरे आ रही है जिसकी जरूरत हमको थी। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे 30-40 साल पहले, तो हमको लगता था पता नहीं क्या संविधान बना दिया, कट एंड पेस्ट है, अमेरिका से, कुछ इंग्लैंड से, कुछ फ्रांस से लाके भर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, संविधान की गरिमा, इसकी महिमा और ये क्या चीज़ है हम समझ रहे हैं। शायद ये संविधान नहीं होता तो इस देश में बड़ी परेशानियाँ होती है, आप बताएंगे इसका। यहाँ का डेमोक्रेटिक सेटअप, ये सब संविधान की वजह से, संविधान ने ही बचाया है भारतवर्ष। बहुत सारी चीज़ें होती रही, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उस संविधान से निकली हुई, संविधान के बाद और पहले जो दूसरा काम मैं कर रहा हूँ, उससे संबंधित जो सोशल लेजिस्लेशन है भारतवर्ष की, चिल्ड्रन, विमेन, डिसेबल्ड, एल्डरली, पॉवर्टी एलिमिनेशन, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जो सोशल लेजिस्लेशन भारतवर्ष के हैं, ये सोशल लेजिस्लेशन समय से बहुत आगे हैं। यूरोपियन या अमेरिकन या दुनिया के किसी भी देश से हमारे जो ये सोशल लेजिस्लेशन हैं वो और ज़्यादा आगे हैं, लेकिन हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा मिसाल के तौर पे, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का 1986 का है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है, या ट्रैफिकिंग के लॉज जो है, एंटी ट्रैफिकिंग लॉज है, इनमें पूरे देश में मुश्किल से 1000-1500 केस रजिस्टर होते हैं, जबकि भारतवर्ष में ट्रैफिक बच्चों की संख्या, चाइल्ड लेबर की संख्या या ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जिनको ये न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये है कि हमारा जो आर्किटेक्चर है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो गलत है। ये तमाम कानून, ये संविधान, ये तमाम चीजें आज कारगर इसलिए नहीं हो रही हैं, समथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस। ये एक बात मैं पेश करना चाहता हूँ, और ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर 34 साल मैंने पुलिस का काम किया इस सिस्टम के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, दूसरी चीज इसमें कुछ कहना है मुझे। प्रयास की पैदाइश इत्तेफाक थी 1988, 35 साल पहले। मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था शहर का, और यहाँ पे उस समय बड़े तूफान चल रहे थे, 84 राइट्स हुए, बहुत सारे असैसिनेशंस हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हर हफ्ते हो रहे थे। उनके बीच में एक छोटी सी बात थी, मैं एक मिसिंग पर्सन स्क्वाड नाम की एक चीज़ होती है, उसका मैं इंचार्ज था। शाम में कोई 40-50 बच्चे अलग अलग थानों में मिल जाते थे, उनको रखने की जगह नहीं होती थी। उस समय जुवेनाइल होम्स होते थे, नए ढंग के होम्स नहीं थे जो हम लोगों ने क्रिएट किया बाद में। तो इन लोगों की देख रेख के लिए, इन लोगों को कहीं रखने के लिए ढंग से मैंने एक छोटा सा सेंटर स्टार्ट किया, प्रयास जुवेनाइल सेंटर के नाम से। लेकिन जैसा होता है कि पुलिस के माध्यम से ऐसी संस्थाएं नहीं चल सकती, लिहाजा एक सोसाइटी बन गई। और आज करीब 34-35 साल के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने पता किया था प्रयास में करीब 798 फुल टाइम वर्कर्स। हमारे 252 सेंटर 10 प्रदेशों में चलते हैं। इसकी चर्चा बहुत नहीं करते हैं लोग, क्योंकि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डिस्प्यूट, किसी झगड़े में प्रयास नहीं पड़ती है, पड़ना भी नहीं चाहिए। हम लोग सर्विसेज देते हैं। इसके कोई 38 होम्स एंड शेल्टर्स हैं बच्चों के लिए, होमलेस चिल्ड्रन के लिए, होमलेस एडल्ट्स के लिए, महिलाओं के लिए।
70 सेंटर्स के हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, जहाँ कोई 25,000 ट्रेनिंग रोज आते हैं। करीब करीब 40,000 लोग इस संस्था में 10 प्रदेशों में, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक, कश्मीर से लेकर गुजरात तक हमारे सेंटर हैं, वहाँ लोग आते हैं। तो सोशल सेक्टर का मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल सेक्टर, वॉलंटरी सेक्टर का जो रोल है इस देश में, उसको भी सामने लाने की आवश्यकता है। बहुत सारी वजहों से आज वॉलंटरी सेक्टर अपनी वो जगह, अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है, और ये इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप पूरे के पूरे विकास के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो डेवलपमेंट में 3 बातें हैं, एक सरकार, एक बाजार और एक समाज। ये 3 शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में क्या होती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक ये एग्जीक्यूटिव है, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये सरकार है। भारतवर्ष की सरकार बहुत मजबूत है, शायद ही दुनिया के किसी देश में सरकार इतनी मजबूत होगी। सरकार का इतना ब्रांड, सरकार हर जगह है, और अगर हम इतने महान हो चुके हैं तो शायद कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी है इसमें। सरकार बहुत मजबूत है। सरकार के अलावा जो बाजार की चर्चा मैंने की, मार्केट इकोनॉमी, आज अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो इसलिए हैं कि भारतवर्ष की मार्केट इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो चुकी है। वी आर मोस्ट पावरफुल मार्केट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तमिलनाडु 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और राकेश जी कहेंगे 3rd हो जाएंगे बहुत जल्दी हम। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, ये समाज है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि